कहानी की शुरुआत एक समृद्ध साम्राज्य से होती है जहां बादशाह शहाबुद्दीन का शासन था। यह साम्राज्य खुशहाल था और प्रजा बादशाह की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन बादशाह खुद बेचैनी का शिकार था। उसे बार बार एक अजीब सपना आता था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी थीं। बादशाह एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा था। उसके सामने एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी प्रकट हुआ जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह आदमी बादशाह से बोला, हे सम्राट, अगर तुम अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हो तो 1 साल के अंदर सब कुछ छोड़कर फकीर बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा साम्राज्य राख में बदल जाएगा। बादशाह इस सपने से घबराकर जाग जाता और पूरी रात सोचता रहता। यह सपना उसे लगातार 3 रातों तक आया। बादशाह ने अपने साम्राज्य के मंत्रियों और सलाहकारों को दरबार में बुलाया। पूरे दरबार में गंभीर माहौल था। बादशाह ने अपने सिंहासन पर बैठकर कहा, मैं तुम्हें एक अजीब फैसला सुनाने जा रहा हूं। सभी दरबारी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बादशाह ने कहा, मैं 1 साल बाद यह ताज और सिंहासन छोड़ दूंगा और फकीर बन जाऊंगा। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्रियों ने बादशाह की बुद्धि पर सवाल उठाए और कई सवाल पूछने लगे। बादशाह सलामत, आप यह कैसा फैसला कर रहे हैं? इस साम्राज्य को आपकी जरूरत है। दुश्मन इस फैसले का फायदा उठा सकते हैं। बादशाह का जवाब। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, यह फैसला मैंने अक्ल से नहीं, दिल से लिया है। अगर मैंने इस सपने को नजरअंदाज किया तो हम सबका अंत विनाश होगा। दरबार के लोग चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में शक पैदा हो गया। कुछ ने बादशाह के सपने को वहम बताया, जबकि कुछ को लगा कि इस सपने में कोई सच्चाई छुपी है। बादशाह शहाबुद्दीन के फैसले ने दरबार में हलचल मचा दी थी। मंत्री और सलाहकार हैरान और परेशान थे। कुछ ने इसे पागलपन कहा तो कुछ ने इसे एक आध्यात्मिक संदेश समझा। शाही महल की गलियारों में कानाफूसी हो रही थी। बड़े बड़े अमीर आपस में फुसफुसा रहे थे। मंत्री बादशाह के पास जाकर उसे यह फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मीर हातिम बादशाह के सामने झुककर बोला, बादशाह सलामत, यह सपना बस एक वहम हो सकता है। 1 साल बाद गद्दी छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। राज्य को आपकी जरूरत है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, यह एक संदेश है। अगर मैंने इसे अनदेखा किया तो हमारे राज्य पर संकट आ सकता है। मंत्रियों में से एक मंत्री जाफर बेग हमेशा बादशाह की जगह लेने का सपना देखता था। वह अंदर ही अंदर खुश था कि बादशाह के फैसले से उसे सत्ता पाने का मौका मिलेगा। रात के समय जाफर बेग ने अपने वफादार सैनिकों को महल के एक गुप्त कमरे में बुलाया। बादशाह का फैसला पागलपन है। अगर वह फकीर बन गया तो राज्य कमजोर हो जाएगा। हमें इससे पहले अपनी चाल चलनी होगी। उसने महल के पहरेदारों को रिश्वत देकर बादशाह को कैद करने और गद्दी पर कब्जा करने की योजना बनाई। बादशाह को जल्द ही जाफर बेग की साजिश का पता चल गया। वह समझ गया कि उसके गद्दी छोड़ने के फैसले ने दुश्मनों को जागृत कर दिया है। बादशाह ने प्रधानमंत्री मीर हातिम को बुलाया और कहा, हमें दुश्मनों की साजिशों से सतर्क रहना होगा। मैं चाहता हूं कि महल की सुरक्षा कड़ी की जाए और हर चाल पर नजर रखी जाए। जाफर बेग ने अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। एक रात उसने महल पर हमला कर बादशाह को कैद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। महल के रक्षकों और बगावत करने वाले सैनिकों के बीच भारी लड़ाई हुई। जाफर बेग को पकड़ लिया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, गद्दारी करने वालों का अंजाम हमेशा शर्मनाक होता है। जाफर बेग को कैद में डाल दो और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। जाफर बेग की गिरफ्तारी के बाद बादशाह ने जनता को संबोधित किया, मैं अपने राज्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं फकीर बनने का फैसला अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अनुसार कर चुका हूं, लेकिन मैं राज्य की रक्षा का पूरा प्रबंध करके जाऊंगा। जनता ने तालियों के साथ बादशाह के फैसले का स्वागत किया और उस पर भरोसा जताया। बादशाह शहाबुद्दीन ने अपना ताज और शाही कपड़े उतार दिए। वह साधारण कपड़ों में एक लकड़ी के सहारे महल के दरवाजे पर खड़ा था।
प्रजा ने उसे हैरानी और दुख के मिले जुले भावों के साथ विदाई दी। मैं आज से एक आम इंसान हूं। मैं अपने सपने की सच्चाई जानने और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए एक फकीर की तलाश में जा रहा हूं। मेरी गैर मौजूदगी में मीर हातिम सल्तनत की देखभाल करेगा। प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर शांति और दृढ़ता साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने अपना सफर एक छोटे से गांव से शुरू किया। रास्ते मुश्किल थे, गर्मी तेज थी और खाने पीने की कमी थी। रास्ते में बादशाह ने एक किसान को देखा जो सूखी जमीन पर बीज बो रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं होगी, फिर भी बीज बो रहे हो? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उम्मीद छोड़ दी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बादशाह ने पहली बार यह सीखा कि ताकत और अधिकार के बिना भी लोग उम्मीद के सहारे जीते हैं। तीसरा दृश्य, पहाड़ी गांव में फकीर का सुराग। रास्ते में बादशाह को एक दरवेश मिला जिसने बताया कि एक फकीर पहाड़ों के उस पार रहता है। वह लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। फकीर के बारे में कहा जाता था कि वह इंसान की आत्मा को पढ़ सकता है और उसकी समस्याओं का हल बता सकता है। बादशाह ने सोचा कि शायद वही फकीर उसके सपने का राज जानता होगा। बादशाह ने पहाड़ों का सफर शुरू किया। रास्ते पत्थरों से भरे और खतरनाक थे। एक रात वह तेज आंधी और तूफान में फंस गया। बादशाह ने मन में सोचा, शायद यह इशारा है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे किसान की बात याद आई। उम्मीद ही सब कुछ है। बादशाह ने हिम्मत नहीं हारी और तूफान का सामना किया। सुबह होते ही वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। आखिरकार बादशाह एक झोपड़ी के पास पहुंचा जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। वह साधारण कपड़ों में था। उसकी लंबी दाढ़ी और चेहरे पर शांति झलक रही थी। उसने बादशाह को देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पहले से ही बादशाह के आने का अंदाजा था। बादशाह ने कहा, मैं एक सपने की सच्चाई जानने आया हूं जो बार बार मुझे डराता है। फकीर ने आंखें बंद कीं और बोला, हर सपने का राज समय और धैर्य में छुपा होता है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी परीक्षाओं का सामना करना होगा। फकीर ने बादशाह शहाबुद्दीन को अपनी झोपड़ी के सामने बैठने का इशारा किया। सूरज डूब चुका था और चांद की रोशनी पहाड़ों पर चमक रही थी। फकीर ने नरमी से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? बादशाह ने कहा, मैं एक सपने के कारण आया हूं। वह सपना बार बार मुझे डराता था कि अगर मैंने फकीर न बनने का फैसला किया तो मेरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। फकीर मुस्कुराया और बोला, सपने सच्चाई के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन उनका रहस्य वही समझ सकता है जो त्याग करने के लिए तैयार हो। क्या तुम त्याग के लिए तैयार हो? फकीर ने बादशाह को 3 परीक्षाओं से गुजरने के लिए कहा। पहली परीक्षा, फकीर ने कहा, तुम्हें 3 दिन बिना खाना पानी के रहना होगा। तुम्हें भूख और प्यास को सहना सीखना होगा। बादशाह ने परीक्षा स्वीकार की। परीक्षा का दृश्य, बादशाह दिन भर धूप में बैठा रहा। रात होते ही भूख और प्यास ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और धैर्य बनाए रखा। सीख, बादशाह ने समझा कि असली ताकत शरीर से नहीं बल्कि दिल से आती है। उसने यह भी सीखा कि भूख और तकलीफें अस्थायी होती हैं, लेकिन हिम्मत हमेशा बनी रहती है। तीसरा दृश्य, दूसरी परीक्षा, चुप्पी का राज। तीसरे दिन फकीर ने कहा, अब तुम्हें 3 दिन चुप रहना होगा। न कुछ बोलोगे और न ही किसी की बात सुनोगे। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। बादशाह ने चुप्पी का अभ्यास किया और पहाड़ों में बैठकर प्रकृति की आवाजों को सुना। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की बहती धारा। बादशाह ने महसूस किया कि चुप्पी में शांति होती है और अक्सर जवाब बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपे होते हैं। चौथा दृश्य, तीसरी परीक्षा, डर पर जीत। फकीर ने आखिरी परीक्षा के लिए बादशाह को रात में पहाड़ के किनारे पर बैठा दिया और कहा, यहां बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अगर तुमने डर को हरा दिया तो तुम्हें सपने का राज पता चल जाएगा। अंधेरा था और पहाड़ के नीचे गहरी खाई थी। बादशाह को डर लगने लगा कि कहीं वह गिर न जाए, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज सुनी। डर सिर्फ एक छाया है, असली नहीं। बादशाह ने डर पर काबू पा लिया और खुद को हल्का और शांत महसूस किया। सुबह होते ही फकीर ने बादशाह को बुलाया और कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं,
अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सपने का रहस्य बताऊं। तुम्हारा सपना तुम्हें यह सिखा रहा था कि सच्चा राजा वही है जो अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपनी प्रजा की भलाई के लिए जिए। तुम्हें फकीर बनने की जरूरत नहीं, बल्कि फकीर जैसा दिल रखने की जरूरत है। बादशाह का बदलाव। बादशाह हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा उसके दिल की विनम्रता और जनता की सेवा थी। फकीर की परीक्षाओं और सीख ने बादशाह शहाबुद्दीन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह शांत और समझदार इंसान बन चुका था। उसके दिल से घमंड खत्म हो चुका था और उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। बादशाह पहाड़ों से नीचे उतरा और गांव-गांव होकर गुजरा। लोग उसकी सादगी और विनम्रता देखकर हैरान हो जाते थे। वह रास्ते में गरीबों की मदद करता, उनकी बातें सुनता और उनके लिए दुआएं करता। बादशाह की गैर मौजूदगी में सल्तनत में अफवाहें फैल गई थीं। कुछ लोगों को लगा कि बादशाह मर चुका है, तो कुछ को लगा कि वह लौट कर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मीर हातिम ने बादशाह के आदेश के अनुसार सल्तनत को संभाला था, लेकिन बगावत के छोटे छोटे संकेत भी सामने आने लगे थे। मंत्री और अमीर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जब बादशाह ने सल्तनत के दरवाजे पर कदम रखा तो लोग खुशी से नारे लगाने लगे। मीर हातिम ने दरबार बुलाया और बादशाह के आने का जश्न मनाने की घोषणा की। बादशाह ने शाही कपड़ों के बजाय सादे कपड़ों में दरबार में कदम रखा। यह देखकर मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। जो राजा अपनी प्रजा के दिलों पर राज्य नहीं करता, वह कभी मजबूत नहीं हो सकता। 1. सभी गरीबों के कर्ज माफ किए जाएंगे। 2. जमीनों का बंटवारा बराबरी से किया जाएगा। 3. जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। 4. सभी नेताओं और मंत्रियों को ईमानदारी और विनम्रता का पालन करना होगा। बादशाह ने उन सभी मंत्रियों और अमीरों को दरबार में बुलाया जिन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में बगावत की थी। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, लेकिन मैंने फकीर से दया और माफी का सबक सीखा है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि तुम अपनी वफादारी साबित करो। अगर फिर से धोखा दिया तो सजा मिलेगी। बादशाह ने सल्तनत की गलियों का दौरा किया। वह लोगों के बीच गया, उनसे बातें की और उनकी समस्याओं को सुना और हल किया। लोगों ने बादशाह को दुआएं दी और कहा, हमारा बादशाह अब फकीर जैसा दिल रखता है, वह हमारी तरह है। बादशाह ने फिर से फकीर से मिलने का फैसला किया। वह उसके पैरों में बैठा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि बादशाहत सिर्फ हुकूमत करने का नाम नहीं है, बल्कि सेवा करने का जरिया है। फकीर मुस्कुराया और कहा, तुमने सबक सीख लिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी प्रजा को खुश रखो। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो जनता की सेवा करे, न्याय करे और विनम्र रहे। सच्ची ताकत प्यार, दया और ईमानदारी में होती है। बादशाह शहाबुद्दीन के वापस लौटने के बाद सल्तनत में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग अब उसे अनोखा बादशाह कहने लगे थे। अपनी सादगी, न्याय और सेवा के जज्बे की वजह से उसने अपनी प्रजा का दिल जीत लिया था। महल के दरवाजे पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बादशाह हर किसी की बात ध्यान से सुनता था। उसने खजाने का एक हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए रख दिया। बाजारों में रौनक थी और लोग शांति और खुशहाली से रहने लगे थे। एक दिन दरबार में एक संदेशवाहक आया और बताया कि सल्तनत के पश्चिमी हिस्से में दुश्मनों ने हमला कर दिया है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने मंत्रियों को दिलासा दिया और कहा, हमने अपनी आत्मा की ताकत को पहचाना है। यह लड़ाई जीतने के लिए हमें डर पर काबू पाना होगा और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। बादशाह ने खुद सेना की कमान संभाली। सादे कपड़ों में, बिना किसी शाही घमंड के, वह सैनिकों के बीच खड़ा था। उसने सैनिकों को हौसला देते हुए कहा, हम यह लड़ाई अपनी जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपनी जनता की शांति के लिए लड़ रहे हैं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और धूल से भरे मैदान में बादशाह की बहादुरी ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई खत्म हुई और जीत सल्तनत के नाम रही। युद्ध के बाद बादशाह ने उस फकीर को बुलाया
जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। इस बार फकीर दरबार में आया, लेकिन बादशाह ने उसका स्वागत एक मेहमान के रूप में किया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे बादशाह वे होते हैं जो दिलों पर राज करते हैं। बादशाह ने कहा, अगर तुम न होते तो मैं घमंड और ताकत के भ्रम में अपनी सल्तनत और आत्मा दोनों खो चुका होता। बादशाह ने सल्तनत के लिए नए नियम बनाए। 1, हर साल गरीबों के लिए खजाने का एक हिस्सा रखा जाएगा। 2, हर मंत्री और सलाहकार जनता की समस्याएं सुनने के लिए जवाबदेह होगा। 3, युवाओं को ईमानदारी और न्याय की सीख देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बादशाह की हुकूमत एक मिसाल बन गई। लोग उसके न्याय और ईमानदारी की कहानियां सुनाते और उसकी सल्तनत को शांति और प्यार का प्रतीक मानते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में बादशाह ने कहा, सच्ची बादशाहत दिलों को जीतने और दूसरों की सेवा करने का नाम है। अगर बादशाह अपनी प्रजा के लिए बलिदान नहीं दे सकता तो वह बादशाहत के लायक नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत धन और हथियारों में नहीं, बल्कि विनम्रता, न्याय और बलिदान में है। अनोखा बादशाह यह बताता है कि सत्ता उन्हीं के लिए है जो दिल से शासन करना जानते हैं।